नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। उनके बेटा बहू कहीं दूर शहर में रहते थे। बेटे का नाम संदीप और बहू का नाम ऋतु था। संदीप और ऋतु घर आए हुए थे। एक दिन संदीप की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। माँ के जाने के बाद पिताजी बहुत अकेले हो गए थे। एक दिन ऋतु ने कहा, पापा आप भी हमारे साथ शहर चलिए। ऋतु ने कह तो दिया, मगर उसका दिल आधा था, क्योंकि शहर में उनका 3 कमरों का फ्लैट था। उसमें पापा को भी रखना एक समस्या थी। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पापा ने जब अपना अंतिम फैसला सुनाया तो ऋतु की जान में जान आई। ऋतु ने संदीप से कहा, पापा की तबीयत हमेशा खराब रहती है, यहाँ अकेले कैसे रहेंगे। संदीप ने कहा, पापा के पास सीता चाची और उनकी बेटी रमा को छोड़ देते हैं। वो हमारी दूर की रिश्तेदारी में है। वो विधवा है। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती है। संदीप ने जैसे तैसे उनका पता निकाला और उन्हें यहाँ रहने को बुला लिया और वो अपनी बेटी को लेकर संदीप के घर आ गई। वो लगभग 40 वर्ष की मेहनतकश महिला थीं। उन्होंने ऋतु को कहा, मैं आपकी माँ को दीदी कहा करती थी और रिश्ते में मैं आपकी चाची हूँ। इस घर को अपना मानूंगी और जेठ जी की सेवा में आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ऋतु ने कहा, आप चाय नाश्ता बनाओगी और पिताजी की देखभाल करोगी और रमा बाकी झाड़ू पोछा बर्तन आराम से कर लेगी। मगर चाची आप सैलरी कितना लोगी? चाची भी कह रही हो और पगार भी पूछ रही हो। ये पूछकर हमें शर्मिंदा मत करो। अरे हम माँ बेटी को खाने और रहने का ठिकाना मिल गया, और क्या चाहिए। यह सुनकर सीता चुप हो गई। बात जितने कम में तय हो जाए उतना ही अच्छा है। संदीप भी अपने पिताजी की सेवा करना चाहता था, मगर मजबूर था। इसलिए सोचा कि पैसों से एक नौकर ही खरीद ले। इधर पिताजी काफ़ी परेशान लग रहे थे। एक तो पत्नी का शोक और ऊपर से बेटा बहू, बाकी सब जा रहे थे। ऋतु ने धीरे से संदीप के कान में कहा, मम्मी की अलमारी में साड़ियाँ, जेवर व दूसरे कीमती सामान रखे हैं। पापा अब अकेले हैं और घर में बाहर के लोग भी रहेंगे, इसलिए हमें उसकी चाबी ले लेनी चाहिए। संदीप ने कहा, पापा अलमारी की चाबी कभी नहीं देंगे और वैसे भी चिंता मत करो, सब तुम्हें ही मिलेगा। बीच बीच में आने की बात कहकर संदीप और ऋतु शहर चले गए। शहर में भी वो पापा, घर, अलमारी, बैंक के रुपयों की बातें करते रहते। उन्हें बहुत चिंता होती, इसलिए वे फिर गांव लौट आए। घर के बाहर लॉन साफ सुथरा था। सारे पौधों में पानी डाला गया था। कुछ नए पौधे भी लगाए गए थे। दरवाज़ा खुलने पर चाची ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। पूरा घर सजा सजा लग रहा था। ऋतु ने गौर किया कि दोनों माँ बेटी बढ़िया कपड़े पहने थीं। बाल भी सुंदर तरीके से सेट थे और चाची चूड़ियों के साथ साथ बिंदियाँ भी लगाई थी। ऋतु ने संदीप से कहा, तुम्हारी चाची का तो कायाकल्प हो गया। संदीप ने कहा, भूखे नंगे को जब सब कुछ मिलने लगेगा तो कायाकल्प तो होगा ही। और जब वे पापा से मिले तो और भी हैरान हो गए। वे पहले से भी अधिक स्वस्थ लग रहे थे। पापा पहले तो झुके झुके से चलते थे, आप सीधे तनकर चल रहे थे। मम्मी के जाने के बाद हंसना भूल चुके पापा अब मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे, आप लोग बहुत जल्दी मिलने चले आए। संदीप ने कहा, पापा आप अकेले थे इसलिए मिलने चला आया। पापा ने कहा, बेटा अकेला कहाँ हूँ, तेरी चाची सीता है, उसकी लड़की रमा है। रमा को अब की बार यहीं इंटर कॉलेज में डाल दिया है और शाम को 1 घंटा पढ़ा दिया करता हूँ। सीता चाची सबके चाय नाश्ते के बाद रात के खाने में जुट गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु संदीप और ऋतु निराश बैठे हुए थे। वे पापा के किसी काम नहीं आ पा रहे थे और अब उनको इनकी ज़रूरत भी नहीं थी। रात को पापा सीरियल्स देखते हुए रमा से बातें करते हुए हंस रहे थे। जीवन से निराश पापा को जीने की वजह मिल गई थी। रात में सोते समय संदीप ने ऋतु से कहा, यदि हम उसी समय
अपने साथ पापा को ले चलते तो आज वे इस तरह माँ बेटी के आगे हमें भूल न जाते। रितु ने कहा, अरे इसमें बुरा क्या है, वहाँ 3 कमरों के डब्बे में कहाँ रखते। संदीप ने कहा, रितु तुम मूर्ख हो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम तो पहले कहती थी कि यहाँ की ज़मीन बेचकर शहर में नया फ्लैट खरीदोगी। रितु ने कहा, हाँ हाँ, लेकिन अब ऐसा करना असंभव है। अब पापा दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा में तो हमारी उम्र बीत ही जाएगी। चलो उन्हें शहर लेकर चलते हैं। जैसे तुम उचित समझो, मैं एडजस्ट कर लूँगी, रितु ने कहा। उसे तो अपनी सास की अलमारी की चाबी की भी चिंता थी, जिसमें कीमती गहने और कुछ महंगे सामान थे। वो अलमारी को खोलकर एक बार देखना चाहती थी, किंतु सासू माँ के रहते उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और आज भी नहीं हो रही थी। अगले दिन दोनों ने चाची का सेवा भाव देखा। नाश्ता, खाना, पापा के सारे कपड़े, तौलिया आदि धोना, पापा के पूरे शरीर और सिर पर जैतून के तेल से घंटे भर मालिश करना। उस दौरान पापा के चेहरे पर सुख शांति छाई रहती थी। उसके बाद पापा गुनगुने पानी से स्नान करते, फिर उनका हल्का नाश्ता कराना। संदीप अब समझ गया था कि पापा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार का कारण क्या है। वह उनकी इतनी सेवा कभी कर ही नहीं सकता था। मगर फिर भी संदीप ने कहा, पापा आप यहाँ कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहोगे। हमारे साथ शहर चलिए, वहाँ नाती पोतों का साथ मिलेगा, सब साथ मिलकर रहेंगे। पापा ने कहा, बेटे मैं यहाँ किसी की दया पर निर्भर नहीं हूँ। सीता मेरा काम करती है तो उसका पैसा देता हूँ। तुम्हारे उस छोटे से फ्लैट में मैं जाकर क्या करूँगा। संदीप ने कहा, पापा इसलिए अपने फ्लैट के ऊपर एक और फ्लैट बनाना चाहता हूँ। पापा ने कहा, बेटे मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ का घर बेचकर वहाँ फ्लैट बनवाना चाहते हो, मगर मैं अपने जीते जी यह घर नहीं बेचूंगा। तुम लोन लेकर अपने बलबूते पर फ्लैट बनवाओ, आखिर बैंक में नौकरी करते हो, अच्छा कमाते हो। यह सुनकर संदीप निराश हो गया। संदीप ने फिर कहा, अच्छा कम से कम अलमारी की चाबी दे दीजिए। रितु अपने साथ मम्मी के गहने और जेवर ले जाना चाहती है। पापा ने कहा, तुम्हारी पत्नी के पास कपड़ों गहनों का अभाव तो नहीं है जो मैं अपनी पत्नी के गहने दे दूं। इसके बाद संदीप और रितु शहर लौट गए। रास्ते में रितु ने कहा, पापा और सीता चाची का कहीं प्रेम का चक्कर तो नहीं चल रहा है। संदीप को रितु की बातें अर्थहीन लगीं, किंतु वह चुप रहा। संदीप अब की बार अपने बच्चों के साथ गांव आया। वहाँ सीता चाची को माँ की साड़ी और गले में सोने की जंजीर पहने देख उन्हें शक हुआ। अच्छे खान पान से शरीर भर गया था, वे सुंदर लग रही थीं। उनकी लड़की रमा भी बहुत समझदार हो गई थी। आते ही संदीप ने कहा, सीता चाची आप में बड़ा परिवर्तन आ गया है। सीता ने विनम्रता से कहा, कैसे परिवर्तन, जैसे पहले थी वैसे तो आज भी हूँ। रितु ने कहा, चाची आप काम वाली कम घर वाली ज़्यादा लग रही हैं। सीमा चाची ने कहा, तौबा तौबा, ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी ना बनाए, मैं तो बस मालिक की सेवा करते हैं। संदीप कैसे कहता, पापा के दूर दूर तक मृत्यु के आसार नज़र नहीं आ रहे थे और उसके गाड़ी, बैंक बैलेंस आदि के सपने धराशायी हो गए थे। पापा के जीवित रहते हुए संदीप वह सब हथियाना चाह रहा था, मगर ऐसा नहीं कर पा रहा था। रात के खाने के बाद साधारण बातचीत ने धीरे धीरे झगड़े का रूप ले लिया। संदीप अपनी असलियत पर उतर आया और कहने लगा, पापा कहीं आप दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं हैं। यह सुनकर पापा की बोलती बंद हो गई। वे हक्के बक्के होकर इकलौते पुत्र का मुंह देखते रह गए। फिर बोले, संदीप आज तुझे अपना पुत्र कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। एक निस्वार्थ स्त्री जिसने तेरे मरते हुए बाप को आराम के और सुख के 2 पल दिए, उसे तूने गाली दी और मैं ये एक पल यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सुबह होते ही यहाँ से चले जाओ। ऐसे पुत्र से तो निसंतान होना बेहतर है। पापा के मुख को देखकर संदीप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और अगले ही दिन वे शहर लौट आए। फिर 1 वर्ष तक वे गांव नहीं आए। सीता चाची स्वयं फ़ोन करके पापा की खबर देती रहती थीं। एक दिन पता चला पापा बाथरूम में गिर गए हैं और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। संदीप 1 दिन के लिए आया और ऑपरेशन के बाद संदीप अगले ही दिन लौट गया।
उसका एक वकील मित्र था, मोहन। उसने और सीता ने बढ़ चढ़कर पापा की सेवा की थी। मोहन पापा की प्रॉपर्टी और धन की देखभाल करता था, इसलिए संदीप उससे संपर्क बनाए रखता था। पापा फिर बिस्तर से उठ नहीं पाए, वे बिस्तर के होकर रह गए थे। सीता मोहन ने संदीप और रितु को आने के लिए कहा, किंतु उन्होंने बच्चों की परीक्षा का बहाना बनाया। अंत में उन्हें पापा की मृत्यु का समाचार मिला तो संदीप अपने परिवार के साथ गांव आया। वहाँ पिता के मृत शरीर को देख उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। लोग सीता चाची की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि उसने जितनी पापा की सेवा की वह घर का सदस्य नहीं कर सकता था, किंतु संदीप कुछ सुन नहीं रहा था। एक अजीब सा भाव उसके मन मस्तिष्क में छा गया था, क्योंकि अब वह इस संपत्ति का मालिक बनने वाला था। तभी अचानक उसकी नज़र सीता चाची पर पड़ी। संदीप ने कहा, 13वीं के बाद तुम माँ बेटी यहाँ से फ़ौरन चली जाना। मोहन ने कुछ बोलने का प्रयास किया, किंतु सीता चाची ने इशारों से उसे चुप करा दिया। अंतिम संस्कार के बाद संदीप ने पिता को मुखाग्नि देकर समाज के लोगों के बीच जाकर दीन दुनिया की बातें करता रहा। इसके बाद घर आकर मोहन से पिता की संपत्ति का ब्यौरा लेने लगा और सीता चाची को अगले ही दिन जाने का आदेश सुना दिया। मोहन ने उसे समझाया, संदीप रुको, अभी 13वीं तो हो जाने दो। संदीप ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं पता, इस स्त्री के कारण ही मेरे पिता मुझसे दूर हो गए। मुझे अभी शहर जाना है, जब 13वीं आएगी फिर चले आएंगे, मगर इसके पहले लॉकर से गहने निकलवा लूँगा, रुपए पैसे अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लूँगा। मोहन ने कहा, असल में तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पिताजी यह घर सीता चाची के नाम कर गए हैं। बैंक के रुपयों का 50% वे किसी अनाथ आश्रम को देकर गए हैं और बाकी प्रतिशत सीता चाची के नाम कर गए हैं। अलमारी और लॉकर के जेवर वे तुम्हारी पत्नी को देकर गए हैं। यह सुनकर संदीप के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मोहन ने समझाया, देखो, स्त्री पुरुष का केवल एक ही रिश्ता नहीं होता। तुमने उन पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर अंतिम समय में उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया। दूसरी तरफ सीता चाची बैठी रो रही थी। पैसों के लालच में बहू बेटे कितना नीचे तक गिरेंगे, मगर अफसोस उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके अगले दिन संदीप अपने परिवार के साथ शहर चला आया।